नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी सीरीज में। आज की सीरीज में हम देखेंगे कुछ पॉलिटिकल साइंस या संविधान से रिलेटेड कुछ बेसिक अंडरस्टैंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मैंने आपको कई सारे टॉपिक करा दिए, जैसे कि मूल कर्तव्य। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें तो हमने मूल कर्तव्य देखे थे, नीति निर्देशक तत्व देखे, फंडामेंटल राइट्स देखे, है ना, संविधान सभा समितियां, संविधान की विशेषताएं क्या थी, वो सारी की सारी बातें हमने देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे एक तरीके से जो सरकार का जो स्वरूप होता है, भारत में सरकार का जो स्वरूप है उसको थोड़ा सा यहाँ हम एक बेसिक फॉर्म में देखेंगे कि आखिर सरकार किसे कहते हैं, सरकार में कौन कौन से अंग होते हैं और कितने प्रकार की सरकारों की व्यवस्था की गई है। इनको हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे और इससे आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है राष्ट्रपति से हम शुरुआत करेंगे, कार्यपालिका से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें, ठीक है ना। तो आइए देखो, सरकार बेसिकली जो हम सरकार की बात करते हैं ना, सरकार होती क्या, गवर्नमेंट। अगर हम एक अभी वर्तमान संदर्भ में जैसे आम बोलचाल की जो भाषा में अगर हम कहते हैं कि सरकार किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री या कार्यपालिका को हम सरकार कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसे एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में देखें, है ना, पॉलिटिकल साइंस के अगर हम विषय के रूप में अगर ऐसे हम देखें तो हमें पता चलता है कि सरकार के बेसिकली 3 अंग होते हैं। 3 अंगों से मिलकर के सरकार बनती है। 3 अंग कौन कौन से होते हैं यहाँ देखिए। तो जो 3 अंग होते हैं सरकार के जिनसे मिलकर कोई भी सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनती है, तो 3 अंग कौन से होते हैं। तो यहाँ देखिए, जो पहला अंग होता है उसे हम बोलते हैं व्यवस्थापिका, है ना, व्यवस्थापिका को संसद भी बोलते हैं, है ना। और किसी किसी देश में इसे कांग्रेस भी बोलते हैं, कांग्रेस, जैसे अमेरिका में इसे कांग्रेस बोलते हैं। और किसी देश में पंचायत भी बोलते हैं कुछ ऐसा करके, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। जो दूसरा जो इसका अंग होता है उसे हम बोलते हैं कार्यपालिका, है ना, इसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कार्यपालिका का हेड कौन होता है, व्यवस्थापिका में कितने अंग होते हैं, इन सारी बातों को इस लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होता है कि जो सरकार होती है वो कैसे वर्क करती है, और क्योंकि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, यहाँ जो है बैलेंस ऑफ पावर की व्यवस्था की गई है उसे भी हम देखेंगे, और संघात्मक व्यवस्था कैसे राज्यों में किस तरीके से फॉर्मेट है वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो कार्यपालिका, और जो तीसरा जो अंग होता है वो होता है न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका, इसे हम जुडिशरी सिस्टम बोलते हैं, न्यायपालिका। इन बेसिकली इन 3 अंगों से मिलकर हम कह सकते हैं सरकार बनती है, या सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, व्यवस्थापिका जिसे हम संसद बोलते हैं, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो तीनों अंग होते हैं इनके अलग अलग कार्य होते हैं। देखो, एक सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम बनाया ये गया है कि किसी देश में होता क्या है कि किसी देश में जो है तीनों अंगों की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे व्यवस्थापिका की कार्य अलग होंगे, कार्यपालिका के अलग होंगे, न्यायपालिका के काम अलग होंगे, और इन तीनों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कुछ सिस्टम ऐसे बनाया गया है, ठीक है। किसी देश में जो सिस्टम बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया है कि ठीक है, हम तीनों के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग तो होंगे, है ना, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी लागू किया गया है कि बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए कहीं जो है एक अंग ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। तो अगर एक अंग जो है सरकार का शक्तिशाली होता हुआ दिखता है तो दूसरा अंग उसे कहीं ना कहीं उसे दबा देता है, उसे नियंत्रित कर देता है। तो इसे कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर भी कहते हैं। तो इसका भी एक सिद्धांत बनाया गया है, ठीक है। तो अभी देखो, जो व्यवस्थापिका होती है संसद का काम क्या होता है, इसका काम होता है कानून बनाना, ठीक है। इसका काम होता है कानून बनाना, ठीक है, कानून का निर्माण करना। कानून को कौन बनाता है, व्यवस्थापिका या संसद या पार्लियामेंट, ठीक है, या लेजिस्लेचर, इसे, है ना। जो कार्यपालिका होता है एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका जो बॉडी होती है कार्यपालिका, इसका काम होता है कि जो कानून व्यवस्थापिका या संसद ने बनाया है उसे लागू करना, है ना,
लागू करना यानी लोगों पर लागू करना, कार्यान्वित करना। और जो न्यायपालिका होता है इसका काम क्या होता है, इसका कार्य होता है, अभी हम भारत के फॉर्मेट में बात कर रहे हैं ना, हमारे भारत में क्या व्यवस्था है। तो यहाँ देखो व्यवस्थापिका का काम क्या है भैया, कानून बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेगी कि जो कानून बना हुआ वह लागू करेगी, कौन पे, लोगों पर, हम लोगों पर। और जो न्यायपालिका है वो ये देखेगी कि जो ये कानून बनाया है वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। पहली बात वो क्या देखेगी कि जो कानून बनाया गया है व्यवस्थापिका के द्वारा और कार्यपालिका उसे लागू कर रही है लोगों के ऊपर, तो क्या जो है ये संविधान के अनुरूप है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि संविधान हमारा कुछ कह रहा है और ये दोनों कुछ अलग काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये न्यायपालिका होती है, ये इस कानून को क्या कर देगी, बर्खास्त कर देगी, ख़त्म कर देगी। ये इसके पास पावर होती है न्यायपालिका के पास, ठीक है, पहली बात। दूसरा इसका काम क्या होता है कि जो कानून बनाया गया है इस कानून की कहीं ना कहीं रक्षा करना। अगर कोई इस कानून के उल्लंघन करता है, तोड़ता है, तो इसे क्या करेगी, दंड देगी, ठीक है, दंड देगी। तो ये मोटा मोटा अगर हम देखें एक रिवीजन मारिए। पहला काम संसद व्यवस्थापिका का काम क्या है, ये कानून बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेगी, कानून को लागू करेगी। और न्यायपालिका क्या करेगी, कानून को अगर कोई तोड़ता है तो उसे दंडित करेगी, ठीक है। ये तीनों के इस प्रकार से कार्य हो गए। अब देखिए अब होता क्या है कि व्यवस्थापिका जो होती है, संसद जिसे बोलते हैं, उसके कितने अंग होते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो देखो जो संसद होती है, बेसिकली संसद किसे कहते हैं, यहाँ देखिए जो संसद होती है, आइए एक एक को देखते हैं ना। व्यवस्थापिका को भी हम देख रहे हैं, संसद होती है। और संसद को अगर हम देखें तो संसद किसको मिलकर संसद बनती है, तो यहाँ देखिए जो यहाँ टॉप पर होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। और संसद के जो दो सदन होते हैं, क्या होता है, एक पहला होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। और दूसरा जो सदन होता है उससे हम बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर कभी प्रश्न ऐसा है कि संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, है ना। कौन कौन से 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कभी प्रश्न ऐसा है कि संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। वैसे अभी हम देखेंगे, अभी हम एक एक अंग को जब देखेंगे आगे, अभी थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको और कुछ नहीं बता रहा। अभी हम इन दोनों अंगों के कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, वो अब आगे देखेंगे। इसी वाले जब वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी आप इतना समझिए, संसद, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा ये इनके अंग होते हैं। कार्यपालिका होती है बेसिकली, कार्यपालिका इसमें कौन होता है, इसमें एक तरीके से प्रधानमंत्री होती है, प्रधानमंत्री होता है या मंत्री परिषद होता है। यहाँ देखो कार्यपालिका में अगर हम देखें तो कार्यपालिका में हम 3-4 जो पद हैं उनको सम्मिलित करते हैं। जो पहला या टॉप पर होता है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो पहला होता है राष्ट्रपति, उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति। ये कार्यपालिका के अंग होते हैं, अभी अंग देख रहे हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और इसी में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री, ये सब कार्यपालिका के अंग हैं। और प्रधानमंत्री के साथ में जो है उनकी पूरी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्री परिषद और मंत्रिपरिषद, ठीक है। और एक और व्यक्ति होते हैं जिसे हम बोलते हैं महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी भी कार्यपालिका का अंग ही होता है, ठीक है, महान्यायवादी, जिसे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, महान्यायवादी। तो ये कार्यपालिका का फॉर्मेट हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। यहाँ एक बात या ध्यान रखने की बात ये है कि एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम संसदात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे भारत की जो व्यवस्था है वो संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि यहाँ जो संसद होती है, ये जो संसद है ये कहीं ना कहीं टॉप पर होती है, संसद के पास ही पूरी अथॉरिटी होती है, ठीक है। ये जो सरकार होती है, जो कार्यपालिका होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है ना। अभी हम आगे देखेंगे, मैंने क्या कहा, बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। अभी बेसिक समझिए आप।
जो संसदात्मक व्यवस्था होती है जो कि भारत में अपनाई गई है, जैसे हम प्रेसिडेंस लेजिस्लेचरल फॉर्म बोलते हैं, जैसे हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में जैसे हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था बोलते हैं, भारत में संसदात्मक व्यवस्था है जो कि ब्रिटेन के तर्ज पर बनाई गई है। तो यहाँ देखिए कार्यपालिका जो होती है बेसिकली वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो संसदात्मक व्यवस्था होती है उसका जो मूल आधार यही होता है कि ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद की किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। तो आप अभी यहाँ ये समझिए कि सिर्फ संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो संसदात्मक व्यवस्था होती है जो कि भारत में, यह होता क्या है, यहाँ दो तरीके के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका के दो तरीके के प्रधान होते हैं, हेड होते हैं। दो कौन कौन से? जैसे एक होता है वास्तविक हेड या दूसरे शब्दों में कहें संवैधानिक हेड। एक तो हो गया संवैधानिक वो हेड जिसे हम नाम मात्र का हेड बोलते हैं, और दूसरा होता है वास्तविक। तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं ये आपके संवैधानिक प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख। ये जो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान न होकर के ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इस व्यवस्था को हम संसदात्मक व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होता है ये कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं ना, वास्तविक प्रमुख, ठीक है। ये कौन होते हैं? वास्तविक प्रमुख होते हैं कार्यपालिका की। कौन? प्रधानमंत्री और उनकी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्यपालिका। न्यायपालिका देखिए, न्यायपालिका की जो व्यवस्था की गई है, जैसा कि जब हम संविधान की विशेषता आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि न्यायपालिका भारत में इकहरी न्यायपालिका है या एकल न्यायपालिका है। कैसे है? अभी हम, क्योंकि भारत में एक संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी आप न्यायपालिका देखो, जैसे न्यायपालिका क्या है कि पूरे के पूरे देश में एक ही न्यायपालिका होती है भारत में। जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें, दूसरे देशों की बात करें, वहाँ किसी किसी देशों में दोहरी न्यायपालिका होती है। कैसे? राज्यों के अपने अलग कोर्ट होते हैं, ठीक है, और केंद्र के अलग कोर्ट होते हैं। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में इकहरी न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अगर कभी प्रश्न आए कि भारत की जो न्यायपालिका है वो कैसी है, तो एकल न्यायपालिका है, ठीक है। तो एकल न्यायपालिका है ना, एकल न्यायपालिका में क्या आता है? तो सर्वोच्च होता है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, इसके नीचे उच्च न्यायालय। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। और उसके नीचे होता है उच्च न्यायालय, और उसके नीचे तो फिर आप जिला न्यायालय भी कह, जिला न्यायालय हो गए, है ना। इस प्रकार से जो है व्यवस्था की गई है। तो मोटे तौर पे सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, उसके नीचे उच्च न्यायालय होता है जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं, है ना, हाई कोर्ट। और उसके बाद होते हैं जिला न्यायालय, फिर जो तहसीलों इस प्रकार से बटे हुए हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय वो पूरे के पूरे राष्ट्र का, कहीं ना कहीं ऐसा तो हम नहीं कह सकते राष्ट्र का, हम ये कह दीजिए जैसे उच्च न्यायालय तो होता है राज्यों का, उस रूप में राज्यों का नहीं होता है। जैसे कि अमेरिका और वहाँ होता है एक सिस्टम बांट दिया गया है कि अगर जैसे कोई भी विवाद होता है तो आगे आप जिला में जाइए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट जाइए। इस प्रकार से एक सीढ़ी दर सीढ़ी सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये न्यायपालिका के, और जो अभी हम गहराई में आगे जब टॉपिक होगा न्यायपालिका का उसमें हम देखेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि जो है कैसे जो है पूरी की पूरी व्यवस्था है, ठीक है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये पूरी की पूरी जो है सरकार के 3 अंग होते हैं। और तीनों अंगों में कौन कौन से इनके जो है इनके अंदर और कौन कौन से अंग होते हैं वो अभी हमने देखा। देखो जो ये तीनों जो अंग होते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, भारत में एक बैलेंस ऑफ शक्ति संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। भारत में जो व्यवस्था की गई है वो शक्ति संतुलन के सिद्धांत के आधार पर शक्ति पृथक्करण किया गया है। यानी कि ठीक है, व्यवस्थापिका का काम अलग होगा साहब,
कार्यपालिका बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी। कार्यपालिका काम जो है उसका काम अलग होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और न्यायपालिका का भी जो कार्य है वो अलग होगा, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसे हम बोलते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, लेकिन एक बात और कही गई है, उसे अभी और हम समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और हमारे अंदर एक पुख्ता और एक बेसिक अंडरस्टैंड डेवलप हो जाएगी। वो क्या है कि जो व्यवस्थापिका जो बेसिकली है और कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, ये तीनों की शक्तियां अलग अलग हैं, तीनों के कार्य अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार से इनकी बनावट की गई है जिससे कि कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे, कोई भी अंग जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। कैसे? जैसे मैंने क्या कहा, ये जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव बाकायदा होता है, जनता के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका काम होता है कानून बनाना, ये कानून बनाएगी। ठीक है, और जो कार्यपालिका है वो कानून को लागू करेगी। न्यायपालिका ये देखेगी कि भाई साहब जो कानून बनाया गया है भाई आपने वो कैसे बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान के अनुरूप तो प्रतिकूल तो नहीं बनाया, संविधान का जो कहीं ना कहीं इसमें उल्लंघन तो नहीं हुआ है, ये देखेगी। न्यायपालिका का काम यही होता है, इसलिए न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बोला जाता है ना, एक तरीके से पिता कहा जाता है किसे? न्यायपालिका को। ठीक है, तो देखो व्यवस्थापिका कोई भी कानून बनाती है तो कानून का जो ड्राफ्ट है, कानून पेश होगा, संसद में बनाया जाएगा, उसे तैयार कौन करता है? उसे कहीं ना कहीं तैयार करती है सरकार, कार्यपालिका तैयार करती है। कार्यपालिका का जो विधि मंत्रालय है वो बाकायदा तैयार करता है कौन सा कानून बनाया जाएगा और कैसा होगा। हाँ, और पेश करने का काम कार्यपालिका का होता है, व्यवस्थापिका पर उसमें जो उसके मेंबर होते हैं वो चर्चा करते, वाद विवाद करते हैं, उसके बाद कोई भी कानून पारित होता है। ठीक है, और जो कानून पारित हो जाता है तो फिर न्यायपालिका देखती है कि ये जो कानून है ये संविधान, लोगों के मौलिक अधिकार और जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप है कि नहीं है। अगर उनके अनुरूप नहीं होती तो ये न्यायपालिका के पास नहीं शक्ति होती है कि वो इस कानून को जो निरस्त कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ देखा कि कैसे प्रकार से व्यवस्थापिका जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका से कहीं ना कहीं अटैच है ना। कोई ऐसा कानून बना दे जो कि संविधान के अनुरूप न हो, है ना, तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था क्या है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का जो हेड प्रधानमंत्री होता है वास्तविक, तो प्रधानमंत्री अपनी पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है उसको लेकर मंत्रिपरिषद जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत बनाया गया है। अगर ये व्यवस्थापिका जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित कर देती है किसके खिलाफ? कार्यपालिका के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो जो है सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ देख रहे हैं कार्यपालिका अगर ऐसा कोई कार्य करती है, कार्यपालिका जो है कहीं ना कहीं अगर व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका के प्रति जो है विश्वास प्रस्ताव प्राप्त कर देगी तो कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ेगा, है ना। इसकी और क्या क्या टेक्निक शब्दावली है वो आगे देखेंगे, अभी सिर्फ आप एक बेसिक अंडरस्टैंड समझें। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव हो गया। न्यायपालिका देख लीजिए, न्यायपालिका के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जो कहीं ना कहीं कदाचार उनके आचरण के विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो, कोई ऐसा काम करते हैं तो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं उन्हें व्यवस्थापिका हटा सकती है। तो हुआ ना शक्ति में बैलेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, है ना। तो इस प्रकार से कहने की व्यवस्था की गई है, तो इसे हम बोलते हैं संसदात्मक व्यवस्था। इससे ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? संसदात्मक व्यवस्था। अब एक और टॉपिक है संघात्मक व्यवस्था। आइए संघात्मक व्यवस्था और देखते हैं संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। जैसे भारत जो है एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, भारत में संघात्मक व्यवस्था बनाई गई है। कैसे बनाई गई है संघात्मक व्यवस्था? तो यहाँ देखिए संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। संघात्मक व्यवस्था में जो शक्तियों का जो स्रोत होता है वो संविधान होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो गया संविधान, जैसे अभी हमने देखा सरकार के अंग, ठीक है। तो बेसिकली संविधान होता है और यहाँ दो तरह की सरकारें होती हैं।
एक तो केंद्र सरकार, ठीक है, और दूसरी होती है राज्य सरकार। राज्य सरकार, इन दोनों को जो शक्तियां देता है वो संविधान देता है। केंद्र सरकार को भी शक्तियां संविधान देगा और राज्य सरकार को भी शक्तियां संविधान देगा। और ये दोनों जो सरकारें होती हैं अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं, दोनों सरकारें, ठीक है, और इनका जो शक्तियों का स्रोत होता है वो संविधान होता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार की अपने अलग विषय होते हैं, इसके अलग विषय होते हैं, अलग विषय, और राज्य सरकार के जो है अलग विषय होते हैं, ठीक है। जैसे अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है बिल्कुल सेम फॉर्मेट होता है। केंद्र सरकार में भी जो है आपकी अगर हम सरकार के अंगों की बात करें तो यहाँ भी संसद, व्यवस्थापिका उसे संसद बोलते हैं, और कार्यपालिका, ठीक है, सरकार। कार्यपालिका को आप कह सकते हैं सरकार, या दूसरे रूप में कह सकते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, या मंत्री परिषद। यहाँ देखिए राज्य सरकारों में यहाँ विधानमंडल होता है, ठीक है, विधानमंडल, और दूसरा कह सकते हैं मुख्यमंत्री। कार्यपालिका का जो हेड होता है उससे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री, और उसकी मंत्री परिषद, ठीक है, मुख्यमंत्री, इस प्रकार से। और जैसे कि यहाँ कार्यपालिका का हेड हो गया, वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है, और एक लेकिन नाम मात्र का हेड या संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य में जो राज्य सरकार होता है, राज्य सरकारों में जो वास्तविक जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और जो नाम मात्र का जो संवैधानिक प्रमुख होता है उसे हम बोलते हैं राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। तो जो संघात्मक व्यवस्था भारत ने अपनाई है, भारत में संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था का जो मूल आधार ये होता है कि जो संघात्मक व्यवस्था में दो तरह की सरकार होती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी स्थानीय सरकार या राज्य सरकार। और इन दोनों सरकारों का जो शक्ति का जो स्रोत होता है वो संविधान होता है, ठीक है। इन दोनों के अपने अलग अलग क्षेत्र होंगे, दोनों के अलग अलग अधिकार होंगे, और क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं तो सीधी सी बात है कुछ कानून ऐसे होते हैं जो संसद बनाती है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो विधानमंडल बनाता है, ठीक है। इसे विधानमंडल को आप राज्य की व्यवस्थापिका कह सकते हैं, राज्य की विधायिका कह सकते हैं, किसे, विधानमंडल को। वही फॉर्मेट है, जब संसद कोई कानून बनाएगी तो प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका है उसे लागू करेगी, और जो विधानमंडल कोई भी कानून बनाएगा तो उसे मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद होगी वो उसे लागू करेगी, ठीक है। और अब यहाँ हम समझते हैं एकल न्यायपालिका, है ना। एकल न्यायपालिका होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि सीधी सी बात है केंद्र सरकार का के पास संसद है, कार्यपालिका है, तो उसका न्यायालय भी अलग होना चाहिए था। राज्य सरकार के पास उसका विधानमंडल है, उसकी जो विधायिका है और उसकी जो कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री है, तो सीधी सी बात है उसका न्यायालय भी अलग होना चाहिए था ना, है ना। अमेरिका में यही फॉर्मेट है, अमेरिका में बाकायदा जो है राज्य सरकारों की अपनी अलग व्यवस्था है और केंद्र सरकार की अलग व्यवस्था है। लेकिन भारत ने थोड़ा सा लचीला रुख अपनाया है, भारत ने कहीं ना कहीं एक अलग टाइप का व्यवस्था की है। भारत ने जो है संघात्मक व्यवस्था बनाई है कनाडा के मॉडल के आधार पर। तो यहाँ ये दोनों की दोनों सरकारें अलग है, लेकिन न्यायपालिका का जो फॉर्मेट है वो सेम है। न्यायपालिका एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर जिला न्यायालय। इस प्रकार से अगर विधानमंडल कोई ऐसा कानून पारित करता है जो संविधान के प्रतिकूल है ना, संविधान के अनुकूल नहीं है, तो ये जो न्यायपालिका है इस कानून को रद्द कर देगी, इस कानून को निरस्त कर देगी, ठीक है। अगर कार्यपालिका कोई अपना ऐसा कोई आदेश पारित करती है जो संविधान और उसके लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो ये न्यायपालिका जो है इसे निरस्त कर देगी। और यही न्यायपालिका जो है यहाँ केंद्र सरकार के ऐसे कानून हैं उनको भी कहीं ना कहीं हटा देगी, ख़त्म कर देगी, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं, कैसे कैसे व्यवस्था है। फिर जो है भारत में संघात्मक व्यवस्था बनाई गई है। संघात्मक व्यवस्था में बाकायदा संविधान में अधिकार निहित है ना। संविधान में 3 तरह की सूचियाँ हैं। देखो अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। संविधान में 3 तरह की सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, जो संघ सूची होती है, बेसिकली संघ सूची के कुछ अपने विषय होते हैं, कुछ विषय इसके लिमिटेड विषय हैं, शायद 97 कुछ ऐसे करके विषय हैं इसके, थोड़ा एग्जिट मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो जो विषय हैं, जैसे मान चलिए, अभी मान चलिए 97 विषय मुझे जैसे लग रहा है, 97 विषय हैं, ठीक है। तो इन 97 विषयों पर जो है कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे रक्षा हो गया, है ना, विदेश विभाग हो गया, मुद्रा से रिलेटेड कोई बात हो गई, मीडिया हो गया, और आपके जो है और बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। एक होती है राज्य सूची। राज्य सूची के अपने विषय होते हैं, शायद 66 विषय हैं कुछ, ठीक है। तो इन पर जो है राज्य सरकार कानून बनाएगी, जैसे शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, भूमि हो गया, पुलिस व्यवस्था हो गई। तो इन पर कानून कौन आएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब विधानमंडल, और लागू कौन करेगा? मुख्यमंत्री और उसकी जो है मंत्रिपरिषद, ठीक है। एक होती है समवर्ती सूची। ऐसे विषय जो दोनों कानून बनाएंगे, ऐसे कुछ ऐसे विषय है जिन पर दोनों कानून बनाएंगे। दोनों कौन कौन? केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो ऐसे विषय को हम डाल दिए गए हैं समवर्ती सूची में। तो ये वायकायदा संविधान में इन सूचियों की व्यवस्था है, इन तीनों सूचियों की व्यवस्था है, और तीनों सूचियों में स्पष्ट बताया गया है कि ये विषय केंद्र सरकार के हैं, ये राज्य सरकार के हैं, ये समवर्ती सूची में है, यानी कि दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? संघात्मक व्यवस्था। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की बात है कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मकता का भी सिद्धांत बनाया गया है। एक कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, जैसे आपातकाल हो गया। आपातकाल अभी हम आगे देखेंगे, खोल कर देखेंगे, ढंग से देखेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि राज्य सरकार के जितने भी अधिकार होते हैं, यानी कहें, हम दूसरे शब्दों में कहें कि राज्य सूची के जितने भी अधिकार हैं, जितने भी विषय हैं, उन पर भी कानून केंद्र सरकार बनाती है। कुछ ऐसे मैटर होते हैं, कुछ ऐसे जो है कहीं ना कहीं कंडीशन होती हैं, उन कंडीशनों में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो बैलेंस इस तरीके से किया गया है कि देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता भी बनी रहे, और लोगों की जो क्षेत्रीयता है, लोगों को जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है, वो भी बनी रहे। संविधान में इस तरीके से व्यवस्था की गई है। तो अगर कभी भी देश की अखंडता या राष्ट्र की एकता पर कभी बात आती है, तो फिर राज्य सरकार के जो विषय हैं उन पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने ये जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आगे वाले जो लेक्चर आने वाले हैं, टॉपिक आने वाले हैं, उन्हें आप तभी समझ पाएंगे जब ये थोड़ा सा बेसिक आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे आने वाले लेक्चर में हम कार्यपालिका को समझेंगे। कार्यपालिका में कितने अंग हैं? तो कार्यपालिका में हम अंग देख लिए थे, और उसका जो पहला अंग है राष्ट्रपति। तो आगे वाला जो हमारा लेक्चर होगा वो राष्ट्रपति के ऊपर होगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके भी बताया करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।